सरस्वती राय, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी बड़ा है जो कि एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो उसके काफ़ी पार्ट्स अभी बाकी हैं। तो लास्ट के वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा था कि संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोज है, यानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है, यानी कार्बोज प्राप्ति कहाँ से की जाती है, तो वनस्पति जगत इसका मेन सोर्स होता है, क्योंकि अनाजों से, सब्जियों से, फलों के द्वारा हम कार्बोज की प्राप्ति कर रहे हैं जो कि वनस्पति जगत है। इसके अलावा एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। यानी अगर कोई एक आंकड़ा देखा जाए तो कोई भी साधारण व्यक्ति है वो अपने डेली रिक्वायरमेंट का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो 55 से 65% तक कार्बोज से ही प्राप्त करता है। भारतीयों के भोजन में कार्बोज का मुख्य स्थान है। कार्बोज में दो भाग हाइड्रोजन तथा एक भाग ऑक्सीजन का होता है। यहाँ तक आपने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं कार्बोज का वर्गीकरण, यानी कार्बोज को किस भागों में, कितने भागों में, किस रूप में बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कार्बोज के वर्गीकरण में उसके भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है, जो निम्नानुसार है। यानी कार्बोज का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके भौतिक विशेषताओं के आधार पर और उसके रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसमें आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक है शुगर, शर्करा, एक है नॉन शुगर और शर्कराएँ। यानी मेन इसके दो पार्ट हैं जो इसको बांटा गया है, एक भौतिक विशेषताओं के आधार पर है और दूसरा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो अब जब हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर जाते हैं तो इसमें भी आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक जो शुगर होता है यानी जिसमें मीठापन होता है, और दूसरा नॉन शुगर यानी जिसमें मीठा नहीं पाया जाता है। इसमें जो शर्कराएँ होती हैं, यानी जो शुगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्वाद में मीठी होती हैं और ये क्या होती हैं, ये रवेदार होती हैं, जो शुगर होता है। इसके अलावा जो शर्कराएँ होती हैं ये प्राकृतिक रूप में विद्यमान होती हैं, ये प्रकृति में व्यापक रूप में विद्यमान होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। जैसे आपका चीनी को शुगर बोलते हैं, शर्करा ही बोलते हैं, इसका नाम ही शुगर है। तो शुगर क्या है, ये भौतिक विशेषताओं के आधार पर पहला पार्ट है। ये रवेदार होती हैं, आपको भी पता है, ये खुरदुरी होती हैं, दानेदार होती हैं, जो कि जल में आसानी से बहुत ईजिली घुल जाता है, जो कि प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती हैं। इसके अलावा चीनी के अलावा ये जो शुगर है, शर्कराएँ हैं, यह आपको फल, सब्जियां, शहद, गुड़, शक्कर आदि में भी पाया जाता है। इसके प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। यानी सिर्फ चीनी ही नहीं एक एग्जाम्पल है इसका, बल्कि कुछ फल ऐसे हैं जिनमें शर्कराएँ पाई जाती हैं, सब्जियां, शहद, गुड़, ये सब इनके प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। जैसे आम ले लेते हैं, आम भी काफ़ी मीठा होता है, पके हुए जो आम होते हैं मीठे होते हैं, वो भी दानेदार होता है, यानी अगर वो अच्छे से पका हो तो दानेदार होता है, रवेदार होता है। और इसके अलावा बहुत मीठी होती है, जो जल में आसानी से घुल जाती है। अब आते हैं और शर्कराएँ जो नॉन शुगर होती हैं, इनका जो सूत्र है वो है C6H10O5N, इसका रासायनिक सूत्र है। और शर्कराओं में देखते हैं, जो और शर्कराएँ होती हैं ये पाउडर के रूप में विद्यमान होती हैं। यानी जो शर्कराएँ थी वो रवेदार थीं, लेकिन जो और शर्कराएँ हैं ये पाउडर के रूप में आपको मिलेंगी। जैसे आपके अनाज हो गए, अनाज पाउडर के रूप में होते हैं। जैसे आटा हो गया, ये पाउडर के रूप में होता है, जो कि क्या है, स्वाद रहित होता है, ये स्वाद में बहुत अच्छा नहीं होता है।
इसके अलावा ये जल में अघुलनशील होता है। जो अशर्कराएँ होती हैं वो जल में अघुलनशील होती हैं, लेकिन कुछ शर्करा ठंडे जल में घुलनशील होती हैं। यानी कुछ अशर्करा पदार्थ जो होता है वो ठंडे जल में घुलनशील होता है, लेकिन कुछ अशर्करा जो पदार्थ होता है, कार्बोज का जो रूप है, वो जल में अघुलनशील होता है, पानी में जेली के रूप में हो जाती है। यानी कभी आटे को जब आप पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगता है, एक जेली के रूप में एक लेयर बन जाता है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा जो अशर्कराएँ हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। इनके जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो मुख्य स्रोत होते हैं पेड़ पौधे। अशर्कराओं के अशर्करा जो कार्बोज है, इसके प्राप्ति के मुख्य स्रोत होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। विशेषकर जो पेड़ पौधे के फल होते हैं, फल, जड़, बीज, फल, जड़, बीज, तने इत्यादि में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती हैं, यानी जो नॉन शुगर होता है, ये भले ही नाम से नॉन शुगर है, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थों में शर्करा की यानी शुगर की कुछ इकाइयाँ पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अब रासायनिक विशेषताओं के आधार पर देख सकते हैं आप, यानी पहला आपने देखा भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो कि था शुगर और नॉन शुगर, और अब देखते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोज का जो रासायनिक वर्गीकरण है उनकी आणविक रचना के अनुसार किया जा सकता है, जो अन्य प्रकार से हो सकते हैं, यानी जो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर अगर इसको देखते हैं तो कार्बोज को रासायनिक विशेषताओं के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, यानी यहीं पे ये तीनों ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर भी इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोज का वर्गीकरण, सबसे पहला मोनोसैकेराइड, फिर है आपका डाइसैकेराइड, फिर है पॉलीसैकेराइड। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में आते हैं तो इसमें आपको कई पार्ट दिख जाएंगे, जो कि सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज। ये मोनोसैकेराइड का सबसे पहला हिस्सा है, जो कि ग्लूकोज शर्करा का सबसे सरलतम रूप है। और मोनोसैकेराइड का अगर सूत्र आपको जानना है तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये है आपका मोनोसैकेराइड का सूत्र होता है। इसमें जो शर्करा के जो सरल शर्करा है, इसके सिर्फ एक अणु पाए जाते हैं। शर्करा के, वो भी सरल शर्करा के केवल एक अणु पाए जाते हैं। किसमें? मोनोसैकेराइड में। अब मोनोसैकेराइड में सबसे पहला ग्लूकोज देखते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, किसी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, कभी किसी को चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो तुरंत वैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि किसी भी भोज्य पदार्थ को डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में अगर किसी को वीकनेस हो गया है, तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है, तो 3 से 4 घंटे वेट करने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। और यह ग्लूकोज उसको ड्रिप के माध्यम से भी दिया जा सकता है, उसको ग्लूकोज पाउडर को घोल के पिलाया भी जा सकता है। कुछ नहीं मिलता है तो हम चीनी और एक चुटकी नमक ग्लास में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक डालकर एक घोल तैयार करके वो दे देते हैं। तुरंत उसको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो वो क्या है, ग्लूकोज शर्करा का सबसे सरलतम रूप है, क्योंकि ये बहुत आसानी से घुल जाता है, बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसको अंगूर शर्करा भी कहते हैं। जो ग्लूकोज है इसको अंगूर शर्करा कहते हैं। ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा
ग्लैक्टोज। अब ग्लैक्टोज जो होता है ये पाचन से निर्माण होता है। यह लैक्टोज के पाचन से निर्माण होता है। ये जो ग्लैक्टोज है ये क्या होता है? यह लैक्टोज के पाचन से निर्माण होता है। ग्लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? लैक्टोज के पाचन से निर्माण होता है। यह पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। जो ग्लैक्टोज है पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है। ये औद्योगिक तरीके से निर्माण किया जाता है। यानी जो ग्लैक्टोज है ये पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में नहीं पाया जाता है, जो कि औद्योगिक तरीके से इसका निर्माण किया जाता है, जो कि क्या है? मोनोसैकेराइड का एक हिस्सा है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपको दिख रहा है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे अधिक आपका पाया जाता है शहद में, फल में और आपका पाया जाता है गन्ना। फ्रुक्टोज फल, शहद और गन्ने में सबसे अधिक पाया जाता है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं फ्रुक्टोज को। यानी बेसिकली ये फलों में फ्रुक्टोज सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी है फल शर्करा। ये आपका मोनोसैकेराइड का हिस्सा था। 3 पार्ट है जो कि आपका है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। जो कि ग्लैक्टोज पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है, ग्लूकोज सबसे सरलतम रूप होता है शर्करा का, और जो फ्रुक्टोज है वो आपका फ्रुक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड में आपको 3 मिल जाएंगे। जिसमें आपको दिख रहा है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो जो सुक्रोज है इसे गन्ना अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। यानी बेसिकली ये गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। इसके अलावा किशमिश में भी सुक्रोज पाया जाता है। पके फल में भी सुक्रोज पाया जाता है। यह जो सुक्रोज है वह पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लैक्टोज में बदल जाता है। यानी जब सुक्रोज का जब पाचन क्रिया होता है तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लैक्टोज में बदल जाता है। आगे देखते हैं माल्टोज को देखते हैं। तो माल्टोज यह अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, स्पेशली जौ। अंकुरित किए हुए जौ में यह पाया जाता है। जो माल्टोज है, जो स्टार्च है, स्टार्च एंजाइम के, यानी स्टार्च एंजाइम के प्रभाव से माल्टोज में बदल जाता है। यानी जो माल्टोज है जब हमारे शरीर में जाता है पाचन क्रिया के बाद, स्टार्च एंजाइम का जो इस पर प्रभाव पड़ता है तो इसको बदल के माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोज देखते हैं। लैक्टोज सबसे ज़्यादा आपका दुग्ध में पाया जाता है, यानी दूध में पाया जाता है। यह आसानी से पानी में नहीं घुलता है। दूध इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है, पानी में आसानी से नहीं घुलता है, और इसके जो रवे हैं वो आसानी से नहीं बनते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे थर्ड आपका है पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब पॉलीसैकेराइड में आपको 5 पार्ट दिख रहे होंगे, जो कि आपका इस प्रकार से स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है। तो जो स्टार्च है, स्टार्च पेड़ पौधों की बीज में अधिक पाया जाता है। एक तरह से पेड़ पौधों की बीज, यानी हम अनाजों का सेवन करते हैं, ये पेड़ पौधों की बीज के रूप में ही उपस्थित रहता है। तो अनाजों में स्टार्च विस्तृत रूप में पाया जाता है। इसके अलावा यह जल में अघुलनशील होता है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन स्टार्च होता है, क्योंकि हम अनाजों से ऊर्जा की प्राप्ति ज़्यादातर करते हैं। इसके अलावा ये ठंडे पानी में अघुलनशील, लेकिन गर्म पानी में जेली का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? जंतु और मनुष्य के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है, जिसको जंतु कार्बोज भी कहते हैं, जो टूटकर ग्लूकोज देता है। यानी ग्लाइकोजन हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में एकत्रित रहता है
और जब इन केस हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हमें कार्बोज के द्वारा ऊर्जा नहीं मिल रही होती है या किसी भी पोषक तत्वों के द्वारा ऊर्जा नहीं मिल रही होती है, तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन पहले से उपस्थित है वही टूटकर ग्लूकोज में बदल देते हैं और वो हमें ऊर्जा देते हैं। आगे देखते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अनाजों के छिलकों में पाया जाता है। इसका जो कैलोरी मूल्य है इसका कैलोरी मूल्य बिल्कुल शून्य होता है, यानी जितने अनाज होते हैं उनके छिलकों में सेल्यूलोज पाया जाता है जिसका कैलोरी मूल्य बहुत न्यून होता है। न्यून मतलब एकदम शून्य होता है। लेकिन यह क्या करता है, अगर किसी की आँत में परेशानी है, पाचन तंत्र में परेशानी है, तो उसके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज देख लेते हैं। हेमीसेल्यूलोज भी अपाचनशील होता है, कैलोरी मूल्य इसका भी शून्य होता है, यानी सेल्यूलोज का ही एक हिस्सा है हेमीसेल्यूलोज। यह भी आंतों के लिए बहुत लाभकारी है, यानी पाचन तंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इसका जो पोषण मूल्य है वो बिल्कुल शून्य होता है। इसके अलावा एक और आपका पॉलीसैकेराइड में है पेक्टिन। ये आपका पांचवा है पॉलीसैकेराइड का पेक्टिन। पेक्टिन होता है जानवर एवं वनस्पति जगत से प्राप्त साधन है। इसका भी पोषण मूल्य शून्य होता है। इसके अलावा यह जब हम जैम अथवा जेली का निर्माण करते हैं तो पेक्टिन के द्वारा ही करते हैं, यानी पेक्टिन के द्वारा ही जो जैम जेली का निर्माण होता है वो पेक्टिन के द्वारा होता है, जो कि फल एवं सब्जियों के छिलके के नीचे उपस्थित रहता है। यानी सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज अनाजों के छिलकों में पाया जाता है, लेकिन जो पेक्टिन है वो फलों के छिलकों के नीचे उपस्थित रहता है जो जैम और जेली का निर्माण करते हैं। ये आपका था कार्बोज का वर्गीकरण। अभी कार्बोज में आपको और भी पार्ट पढ़ने हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है और कार्बोज के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।